भेड़िए को ना भटकने दो जो हमारे साथ ही छल कर जाए। हौसला रखो, मालिक बहुत मजबूत है, संत हमारा डाडा है, हम कहीं ना हारे हैं न कभी हारेंगे। आलोक जी, आपने कहा ना कि मोदी जी बहुत सफाई पसंद है। हमने 33 राज्य साफ किए हैं देश के, 33 सफाई अभियान किए हैं। और सिस्टम को कैसे साफ करना है 2018 के अंत में बताएंगे। और चुनाव 2019 नहीं, 2018 के अंत में। वीरेंद्र जी, ये चुनाव का टाइम नहीं और न डेरे का कोई आदमी चुनाव की राजनीति करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। नहीं, चुनाव हमारा मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं। हमारा आलोक जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये समय इस बात का नहीं है। हम वोट के लिए काम नहीं करते, हम किसी सरकार बनाने बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे। आलोक जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि आम आदमी तक जनभागी हो, उसको आवाज बने, आम आदमी यहाँ किसी शासन सिस्टम से ना डरे, इस बात की बात है। और आज न्याय की बात है। वीरेंद्र जी, इस बात को समझिए, यहाँ से ये घोषणा मत कीजिए कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। संदीप भाई सुनिए। अब घोषित रुकिए संदीप भाई, आप प्रवक्ता हैं डेरे के जी, लेकिन डेरे के जो लोग हमसे जुड़ते हैं लगातार, वो एक ही नारा बार बार बुलंद कर रहे हैं कि हर कीमत पे इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ये मेरी आवाज केवल नहीं है, मैं बता दूं आपको। नहीं, मैंने आपकी आवाज नहीं कहा इसे। मैंने ये कहा कि आप चाहते हैं कि हर आम आदमी तक सिस्टम की मार ना हो, कानून का मार ना हो, वो आजादी की सांस महसूस कर सके। और आजादी की सांस लेने का मतलब है कि सिस्टम में परिवर्तन हो। बिल्कुल, ये आपकी सोच है, यही मेरी भी सोच है। बिल्कुल। और यहाँ से अभी हम लोग यहाँ बैठे होने यार, इसके पहले संदीप मिश्रा जी कुछ मुझे बोल रहे थे और एक गंभीर बात मुझे बता रहे थे मुझको जी। इनको भी घेरने की तैयारी हो रही है और तैयारी इतनी खूंखार है कि हम सरकार को बता देंगे, आपको जितना करना है अत्याचार कर लो, जिस शैली में तुम अत्याचार कर रहे हो 10 गुना तुम्हें जवाब दिया जाएगा। तैयार तुम लोग हो जाओ। अगर तुम लोग इतने बड़े राक्षस हो कि जो सच बोलेगा तुम पकड़ लोगे उसको, तुम लोग हो क्या? सरकार को मैं खुल्ला चैलेंज करता हूं कि अपनी औकात में रहो। नौकर कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने, हम प्रधान सेवक नौकर की तरह बिहेव करो। मिस्टर मोदी, अगर तुम ये निरंकुश शासन चलाओगे, सोचिए कितनी बड़ी बात है, सुनिएगा। डेरे में हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि है, मैक्सिमम सोच लीजिए 2, 4, 5, 10 लोग हो सकता है गंदे हों, कोई भी हो। आप बताइए क्या 5-6 करोड़ लोग सब लोग गंदे हैं? ये क्या सिस्टम है? हरियाणा में पुलिस एक घर में दस्तक दे रही है, उनसे पैसे वसूल रही है। हमारे पास रिपोर्ट इस तरह की आ रही है। उत्तराखंड में कुछ बंधु बैठे हैं डेरे के, उनके पास जाकर के वहां की पंचायत कहती है लाख रुपए दो। क्यों? कि तुम्हारा आदमी क्यों मरा पंचकुला में। मतलब आदमी तुम्हारा मरा, इसका मतलब तुम डेरे के व्यक्ति हो तो तुम लाख रुपए हम लोग को हर्जाना भरो। ये किस देश में हम लोग जी रहे हैं? कहां जी रहे हैं हम लोग? ये मुल्क, क्या ये मुल्क को जीने लायक रहने देंगे आप लोग? हम लोग एक बहुत गलत समय में जा रहे हैं, भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुके हैं। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। जो लोग डेरे को नहीं मानते, जो डेरे से बाहर के लोग हैं, वो समझ लीजिए संविधान की अपनी मर्यादा है। संविधान ने ही हम लोगों को, सभी लोगों को दे रखा है अपनी अपनी आस्था को मानने का अधिकार। किसी को भी हक नहीं है। मेरे पास एक और खबर आई है, मुजफ्फरनगर में वहां के एक लोकल फुल्ले ने, पुलिस ने, कांस्टेबल ने जाके रोकना चाहा डेरे के जो नाम चलता रोकना चाहिए। तुम लोग नहीं कर सकते नाम चलता को, बिना पूछे नहीं कर सकते, परमिशन लो। तो मैंने पूछा उनसे, जो लोगों से बात हुई, कि जमीन किसकी है, सरकारी है आप लोगों की? उन्होंने कहा हमारा अपना आश्रम है जी। तो आश्रम में जाके पुलिस रोक देगी लोगों को? कहां जी रहे हम लोग? देश की राजधानी दिल्ली में भी आलोक जी अभी यही स्थिति है। क्यों रोक रहे हैं? और अभी भी दिल्ली में भी, मैं अगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब सुन रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, हाथ ना जोड़िए मेरे सामने प्लीज। दिल्ली का कमिश्नर तुमको आदेश देते हैं, ये ड्रामा बंद तुम लोग करो। हाथ क्यों जोड़ेंगे सामने? दिल्ली में जितने भी नाम चर्चा घर हैं, कहीं भी प्रेमी बैठकर प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे, गुरु की स्तुति नहीं कर पा रहे, गुरु की वंदना नहीं कर पा रहे। ऐसा हो गया है जैसे अपनी आस्था और अपने अध्यात्म का हम लोगों ने तिलांजलि कर दिया है। दिल्ली में क्या दिक्कत है बताइए? दिल्ली में भी पुलिस वालों ने मना कर रखा है। मैं सादरा डेरे में पूरे टाइम बैठता हूं और वहां पर हमारे जितने, क्यों मना कर रखा है? कोई आदेश क्या है बताया? कोई लिखित आदेश है नहीं उनके पास। वहां के सचिव साहब उनके पास आते हैं। देश में आपातकाल लगी है क्या मिस्टर मोदी? आप ये बहुत ही दुखद है कि अपने आध्यात्म पर भी पहरा हो गया, आस्था पे भी पहरा हो गया है। और दिल्ली में, दिल्ली जैसे सरकार में, दिल्ली जैसे राज्य में, दिल्ली में ऐसी स्थिति है लोगों की कि वो यहां भी बहुत डरे हैं। और एक साजिश, जैसा आलोक जी ने कहा
कि जो भी डेरे के पक्ष में बोलेगा या अपनी आवाज करेगा उसके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र होगा। ऐसी ही एक शिकायत मेरी भी सिरसा में की गई है। तूर जी ने एक शिकायत की है कि मैं कोई ऐसे गैंग का सदस्य हूं जिसे कुर्बानी कहते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें गद्दार कहा था और गद्दार कहा था एक डिबेट में, इसलिए उन्होंने मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की है। मैं कहता हूं कि आप सब सच के रास्ते पर रहें। मुट्ठी भर पूरे 6 करोड़ लोगों में 6 गद्दार मिले हैं मीडिया को, 6 गद्दार, बस 6 गद्दार 6 करोड़ लोगों का चेहरा नहीं हो सकते। ना इन 6 लोगों से डरने की जरूरत है, न पीछे हटने की जरूरत है। मालिक के साथ रहना, सच के साथ रहना, देश की माटी का मान बढ़ा के रहना है। देश का बुरा कभी ना हो, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। लोग जुड़े हैं आज आपसे। हाँ, मैं सोचता हूँ बहुत लोग खाली भाषण सुन रहे हैं हम लोगों का, तो जो बैठे न्यूज रूम में लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा कि बारी बारी से बात रखिए अपनी और चिंता मत करिए। आलोक जी नमस्कार। टाइम बढ़ा देंगे, बोलिए। आलोक जी नमस्कार। नमस्कार आपको। मैं प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजीव झा है। कहाँ से आ रहे हैं? और मैं दिल्ली से ही हूँ जी, ऐसे बिहार का निवासी हूँ। अच्छा जी। और आलोक जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पंचकुला में ये घटना घटी, ये नरसंहार जो किया गया जी, ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है जी। इसमें इस बेगुनाह लोगों को जो मारा गया वो कैसे, क्यों मारा गया? मैं पूछता हूं कि वहां जो लोगों का नरसंहार किया गया, कोई सिविलियंस क्यों नहीं मारे गए? वहां कोई पुलिस वाला घायल क्यों नहीं हुआ? मैं ये पूछता हूं केवल डेरे के लोग क्यों मारे गए, क्यों उन पे गोलियां चलाई गई? और मीडिया ये कहती है कि डेरे के लोगों ने आग लगा दी। जब वो पेट्रोल जब मीडिया में, संदीप जी हमें भी पता है, हमें भी विश्वस्त सूत्रों से पता है, मीडिया को नहीं पता होता है, हमें भी पता है, सूत्रों से पता है कि वो जो डेरे के लोग नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलिए मीडिया में तो आरोप मान लिया, सुनो, अगर मान भी लिया कि विध्वंसक लोग जो थे डेरे के ही लोग थे, तो भी एक सवाल खड़ा होता है, तो क्या जो पत्थर मारेगा, जो आग लगाएगा, तुम उसे गोली मारोगे? वही तो बात है। जब कश्मीर में जब गोली मारनी होती है हम लोग, तब तो वहां पायलट गन चलाई जाती है। किस नहीं है, नियम ही नहीं है। सुनो भाई, एक प्रोटोकॉल होता है ना भाई जी। भाई आप जो है आंसू गैस छोड़ेंगे, आप पानी की बौछार छोड़ेंगे, आप लाठी चार्ज करेंगे, रबर की गोलियां चलाएंगे, आप हवाई फायर करेंगे, आप पैरों में गोली चलाएंगे, उसके बाद गोली मारेंगे ना। वहां बुजुर्गों को, बच्चों को मारा गया। तो मेरे पास सूचना एक और गंभीर सूचना है, लेकिन उस सूचना की पुष्टि मैं अभी नहीं कर रहा हूं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा है कि उनका वो सरपंच थे एक, वो सोनीपत के जी, उन्होंने कहा है कि एक औरत के गोद में ही बच्चे को मार डाला गया। जी जी जी। अगर ये सूचना सही है, हमने जांच कर ली, हम मोदी की चूल्हे उखाड़ देंगे। आलोक जी हिम्मत कैसे है तुम्हारी? मैं तो आलोक जी, और तुम बेशर्म की तरह तुम लोग बैठ के ठहाका मारते हो, सेल्फी लेते हो, बदतमीज है ये लोग, सेल्फी लेते रहते हैं बैठ करके। लोग मर रहे हैं, बच्चे मर जाएंगे, तुम्हारी पुलिस गुंडे की तरह काम कर रही है, और तुम पीएम बने हुए हो, सीएम बने हो तुम लोग। पुलिस ने तो गुंडे की तरह काम किया ही है। पर वहां पे जब सूत्रों के हवाले से यह खबर दी जा रही थी कि पेट्रोल इकट्ठे किए जा रहे हैं जी, किरासन तेल इकट्ठे किए जा रहे हैं जी, तो पुलिस क्या सो रही थी? संजीव झा जी, पुलिस ने तो 7 बैरियर लगा के चेक करके डेरे वाले को वहां भेजा था। संजीव झा जी जी, आप बताओ, जब देश में शासन अंग्रेजों का था, शासन निरंकुश था, न ये मीडिया थी, न इस तरह का माहौल था, न कोई लोग सुनने का ये तरीका था सुनाने का लोगों को। भाई उस माहौल में भी जो लोग काम कर रहे थे देश के लिए, उन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आज का आलम यह है कि आप सभी लोग जनतंत्र के रहते हुए भी क्यों मुर्गियां बन गए हैं भाई? संजीव जी सवाल आपसे है। सही बात है सर, हम मुर्गियां नहीं बने, हम शांत, हम गमगीन जरूर हैं, लेकिन मुर्गियां नहीं बने। हम इनका जवाब जरूर देंगे, हम इनका जवाब जरूर देंगे। आप जनता को रिप्रेजेंट करते हो, भारत की जनता को रिप्रेजेंट करते हो, मानो ना मानो, इस सच्चाई से मुंह ना मोड़ना। मैं आज पूछूंगा भारत की जनता से, जनता आप भी सुनिए, संदीप भाई सुनिए जी, क्या एक वर्दी वाले को देख के डर नहीं लगता आपको? हाँ या ना? नहीं जी, नहीं डर लगता। सोच के बोलिए। बिल्कुल नहीं लगता। सोच, दोबारा बोलिए। बिल्कुल नहीं लगता जी। इस देश की 99% जनता ऐसी है जिसे मैं नहीं मानता इस बात को। जनता तो मुर्गी है, 99% लोग ऐसे होंगे जिन्हें खौफ लगता है। तुम मुर्गी, तुम्हारे बच्चा मुर्गी, और जीते रहो आराम से, देश तुम्हारा। जय हिंदुस्तान। भाई पिछले 15 अगस्त की बात है, आपके गुरुजी का जन्मदिन था, उस दिन की बात है। हमने खास प्रोग्राम लिया था और उस पैकेज में मैंने रिपोर्ट में लिखवाया था ये जय हिंद, लास्ट में जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय, जय नागरिक।
क्या बात। आज तक किसी ने बोला जय नागरिक? यही सबसे बड़ा फ्रॉड है देश का। जिसके लिए ये मुल्क बना है उसी को दरकिनार कर दिया गया। एक मुल्क को हम लोग बनाते हैं केवल दो कारणों से मेरे बंधुओं। एक इंसाफ, दूसरा कल्याण, जस्टिस एंड वेलफेयर। केवल दो कारण हैं एक राज्य के, एक राष्ट्र के बनने के पीछे के। अगर एक मुल्क ये दो चीज देने में समर्थ है, मतलब उस मुल्क की सरकार फेल हो चुकी है, तंत्र फेल हो चुका है। ये लोग न्याय देते हैं 30 साल में। भाई संदीप जी, मेरे पिता की हत्या हुई थी, 29 साल पहले उनकी हत्या हुई थी। 29 साल से लड़ रहा हूं, समाज से, समय से, वक्त से लड़ रहा हूं मैं। 29 साल पहले उनकी हत्या हुई, तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ एक बार का इंतजार करता रह गया। मुझे एक बार माननीय न्यायालय बुला ले, गवाह मैं हूं, मुझसे गवाही तो ले ले। 29 साल से गवाही नहीं हुई। हां, चैलेंज है मेरा सरकार से। ये न्याय देते नहीं, कल्याण करते नहीं, तो हो तुम लोग किस लिए? और जनता बिना कारण के हर जगह खोपड़ी के अंदर अपने बौनेपन को लिए, अपनी हिंद भावना को लिए संदेह के वातावरण में जीते माले 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 सरकार 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 हुजूर हुजूर। अभी आप भी क्या बोल गए? मैं गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं, कौन है कमिश्नर? हो इस कमिश्नर? कौन है कमिश्नर? आलोक जी, जितना दम आप में है शायद उतना सब में हिंदुस्तान के हर मैं नागरिक में ना हो। कोई कमिश्नर नहीं होता। जनता सुन ले, सरकार हमारी नौकर, ये हमारे नौकर, बस संबंध यही हम लोगों का। अगर इनको इज्जत चाहिए तो सबसे पहले आप इज्जत करना शुरू करिए जनता की। हम इज्जत कर लेंगे आपकी। क्या साहब? ठीक है, मुझे लगता है किसी और से भी बात करनी चाहिए। बात करनी पड़ेगी। जी स्वागत है जी, नमस्ते, बोलिए। सर मुकेश बोल रहा हूँ भिवानी से। बोलिए मुकेश साहब। सर मेरा तो संदीप जी आ रहे हैं, इनसे एक के सवाल है पूछिए कि आज आप डेरे की आवाज कर रहे हो और डेरे की बात रख रहे हो, तो एक बात और रखा करोगे ला कि जो यह बीजेपी है जिसने यू कांड करवाया है, सरेआम बेरा है सबने, वही राजनीतिक षड्यंत्र था। यह एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखेड़ी थी जो आज रिलीज हो रही है और जो इतने दिनों तक चलन लग रही है जी। पर संदीप जी एक काम और भी करया करो कि आपने ये जुमला साहब है ना, ये जड़ा भी रैली करने जाए कर दे, कदे एसपी की फुल फॉर्म, कदे बीएसपी की फुल फॉर्म, तो मैंने इन खातर फुल फॉर्म लिखी है बीजेपी की, और वह जरूर बोलिया करो कि बीजेपी का मतलब है बहुत जुल्मी पार्टी, देश में खून खराबा करना, हर देश में जड़ा जड़ा इनकी सरकार उड़े दंगे होने, ना ये पड़ोसियन तेन तरह जर ना आप रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कहां मेरी से यह बोल रहे है, हो? कहां से बोल रहे हो आप? भिवानी तो बोल दूं जी। भिवानी से जी, बोलो जी। हाँ जी। और दूसरी बात एक और है जी, इसका एक और भी है कि बेजा जुमला पार्टी सदा मजाक सा बना रखा है जनता का, हर चीज थोप दे है और जो मजाक सा करके छोड़ दे है। आज देश में त्राहिमाम माच रहा है सर, आज आम आदमी मरण लाग रहा है, बेरानी कितने लोग कट के मरण लाग रहे हैं, बढ़ के मरण लाग रहे हैं। जो सरेआम दंगा फसाद होया साढ़े आप पंचकुला का वहां, इसका कौन जिम्मेवार है? आज लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये, पर इन बेरा होना चाहिए कि जनता है ना, या वोट देवा है तो या जाना भी है, ये भी कणक की रोटी खा के सोए है जुन सी तम खाओ हो। ठीक है, इनमें भी अकल है, या जनता जनार्दन से आगे आगे टेम ना बता देगी, हाथ दिखा देंगे सीधा भाई ये वोट मारा और कोनी दिंदे। संदीप जी यह बात जरूर उठाओ, और शायद संगत से ना जो डेरे तो जुड़ रही है उसने भी राम जनता ने भी आप गाइड करो, आप आवाज बनकर समी आए हो तो यह चीज दिखा दो इनने भाई डेरा सत्ता सौदे के प्रेमी केस है, जो सरकार की कुर्सी पर बैठा सके ना, जिन पर 4 आदमी को नहीं थे खड़े करने वाले, उनने 47 एमएलए बना के दे दिए, बैठा किताब आएगी ना, इनने जोर कौन आया जदयू इतना गाड़ा माड़ा कर गए, और नहीं तो इनके छक्के छुड़ा देंगे, पसीने आ जाते, इनका 4 सीट कदे नहीं जीते, गठबंधन तभी ना कदे हरियाणा का इनका नाम नहीं आया कदे, पहली बार डेरा वाला सर पर बैठाए थे और इनके पीठ पर वार कर है सर पर बैठ के। चलिए मुकेश भाई मैं धन्यवाद दूंगा आपको। बंसीलाल जी के उस वीर भूमि से बोल रहे हैं जिसका नाम भिवानी है। आप
उस पवित्र हरियाणा से बोल रहे हैं जहां प्रभु कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज इतनी दमदार, आपके दिल का दर्द वहां पहुंच गया होगा जहां आप पहुंचाना चाहते हैं। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पर ये जो जुल्म की कहानी लिख दी गई है ये अमिट है। और जब भी लोग इसकी ओर पढ़ेंगे, इसकी ओर बढ़ेंगे, पलट के इन पन्नों को देखेंगे तो उन जालिमों के आंख में आंसू जरूर होगा। ये बेगुनाहों को कत्ल करने वाले लोग, ये बेगुनाहों को साजिश में फंसाने वाले लोग, ये बेगुनाहों को आज भी जेलों में ठूसने वाले लोग। और हो सकता है कि मैं स्टूडियो से निकलूं, कल भी मैं किसी सलाख के पीछे हूं, किसी जेल खाने में मैं भी रहा हूं। ऐसे लोगों को आने वाले समय में आप सब क्या करेंगे? जनता है, आप मालिक हैं, आप कुर्सी पे बिठा सकते हैं, हटा सकते हैं, ये आपका मताधिकार है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आज एक ही बात कहूंगा कि जो भी डेरे से जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम उन्हें इस बात की सजा ना दी जाए कि उनकी आस्था उनके गुरु के प्रति है। आस्था के लिए, अध्यात्म के लिए पहरा ना हो। आस्था और अध्यात्म को बचाने के लिए तो पहरा होना चाहिए। आस्था और अध्यात्म को उखाड़ने के लिए अगर पहरा हो जाएगा, पुलिस हो जाएगी, शासन हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा, तो ये किसी भी संस्था के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं निवेदन करूंगा सबसे, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन आज वक्त बहुत ही बदला हुआ है। हमें धैर्य, धीरज, शांति नहीं खोना है। ये वतन हमारा, ये प्रदेश हमारा है, हम ही इसे संभाल के रखेंगे, हम ही इसे संभाल के रखेंगे। चलते हैं न्यूज़ रूम में। आप दोबारा हम लोग कुछ चाहते हैं बोलना न्यूज़ रूम के अंदर, बोलिए भाई साहब जी। मैं हेमराज अवाना जी, कहाँ से? बदरपुर से जी। जी बोलिए। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये काफी दिनों से जो डेरे के प्रति झूठा जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं जी, इसको रोकने का कोई प्रोसीजर नहीं है क्या? कोर्ट में हम रिटर्न डाल सकते हैं क्या? कोई ऐसा कोई सिस्टम हाँ, है? एकदम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। मीडिया पे तो बड़ी कार्रवाई बनती ही बनती है मानहानि की। लेकिन एक मामला क्या है कि ये कार्रवाई या तो डेरे का अधिकृत व्यक्ति कर सकता है, हाँ, और या तो जो आम जनता, जो डेरे के लोग हैं, जो आप चाहें तो अपने तय कि भाई मेरी मानहानि हो रही है, कर सकते हैं। कानूनी तौर पर यही सही है। बाकी अब हम लोग अधिकृत है ही नहीं, पर हमने एक वकील साहब को नियुक्त किया इस काम के लिए। और चूंकि थोड़ी आपदा पे थी, इस तरह का दशहरा का समय था, बहुत सारी घटनाएं घट गई अभी, तो मुझे वक्त दीजिए, 2 दिन का वक्त दीजिए आप लोग, हम लोग बताएं क्या कर रहे हैं हम लोग इस मुद्दे पर। अच्छा सर, ये एक बात और कहना चाहता हूँ मैं जी। कि हम लोग इस देश में 54 साल की मेरी उम्र हो गई है, ऐसा घटिया काम किन्हीं भी लोगों के साथ इस देश में पहले कभी नहीं हुआ जैसा इस सरकार ने या इस देश के जो नागरिकों के ऊपर जो जुल्म ढाया गया, ये अपने जो सरकारी तंत्र होता है। मैं मानता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उनको भी इन्होंने झुठला दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि भाई किसी को अगर गोली मारनी है पहले पैरों में मारी जाएगी, फिर दूसरी बात निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाई जाएगी, तीसरी बात सर मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या 1 साल की बच्ची किसी को गोली मारने गई थी जिसके यहाँ सीने में गोली लगी और आर पार हो गई और वो मर गई। हमने उस माता बहन से पूछा था कि भाई ये क्या हुआ, उसने कहा कि ये जिसकी थी उसने ले लिया। कहाँ का ये मामला है बताएं? ये पंचकुला का मामला है जी। आप जानते हो कौन महिला कौन है? हम आपको बता देंगे जी। हमें चाहिए उस महिला का पता, ये पता। ठीक है जी, वो हम आपको बता देंगे, हम मिलना चाहेंगे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। और सर वहाँ बहुत घटिया काम हुआ जी। माता बहनों के, क्या पुलिस का हुक्म होता कि माता बहनों पर डंडे बरसाए? क्या लेडीज पुलिस नहीं थी वहां पे? क्या यही वो माता जिन्होंने उनको जन के इतना बड़ा पैदा किया था? क्या यही माता जिन्होंने उनको लाडल लगाया था? क्या यही बहुएं जो अपना उनको पति मानती है, जिनके ऊपर वो सरेआम गोली चला रहे थे? इस नरेंद्र मोदी को पुलिस की ताकत पे, सत्ता की ताकत पे बहुत गुमान है, बहुत गुमान है। सर मैं आपसे एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं जी, कि उम्र 54 साल की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 22 साल का हुआ हूं अभी, मैं 54 साल का नहीं हूं। और मेरे रिलेटिव हैं, हम अभी अपना परिवार खुद 5-6 मेंबर जो जुड़े हुए हैं, लेकिन 250 परिवार हमारा, वो उन्होंने हमारे को बोला कि जहां का पसीना पड़ेगा हम अपना खून देंगे। आप उस समय को याद रखिए, जब 2019 आएगा, जहां आप कहेंगे हम रात दिन वहां लगेंगे। तो सर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि डेरे के 2-4 लोग डेरे को गुमराह करेंगे। नहीं जी, वो तो सवाल ही पैदा नहीं है। 2-4 क्या, मैं अगर 10-20 भी हो जाएंगे तब भी डेरे के लोग गुमराह नहीं होंगे। और आज 6 करोड़ नहीं है हम, जिस हिसाब से मेरे रिश्तेदारों ने मेरे से बोला है कि हमारा 250 का परिवार है पूरी दिल्ली और फरीदाबाद में, तो 250 लगा लो, जो हम 4 परिवार के साथ 250 जुड़ा हुआ है, तो 6 करोड़ के साथ कितना होगा? 70 करोड़ 80 करोड़ के बैठ जाएंगे। तो सर ये कहाँ किस भूल में रहती है? आप हेमराज भाई, आप एक बात को नोटिस नहीं कर रहे हैं कि अगर ये कांड ना हुआ होता तो प्रतिनिधि परिवार भी साथ आपके खड़ा ना हुआ होता। आपकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, आप चिंता ही न करिए।
अब इस सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि आगे से देश चलना कैसे है। और कहीं ना कहीं मुझे कई बार एक बात समझ में आती है कि जब विपदा सामने हमारे खड़ी होती है तो हमारी परीक्षा लेकर के हमें और तपाती है और हमें एक नई भूमिका तैयार करती है। साहब, एक नई भूमिका हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, एक नई बात करने जा रहे हैं, एक नया इतिहास रखने जा रहे हैं। तभी लोग तैयार हो जाएं, एक नया इतिहास बनने जा रहा है। मैं 22 साल के नौजवान हेमराज अवाना जी को नमन करता हूं। आपके भावनाओं को मैंने सुना, आपके भाव मैंने सुने, आपका दर्द भी मैंने सुना। जो दर्द आपके जिगर में है वो 6 करोड़ लोगों के जिगर में है। लेकिन भाषा, भावना को बड़े संयम की जरूरत है। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत कीमती है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा भैया कि अभी बहुत संयम, बहुत साधना, बहुत तप की जरूरत है। कुछ भी हमारे तरफ से ऐसा ना हो जाए कि हमारा शब्द ही हमारे लिए मुसीबत बन जाए। बहुत संयम से सबके साथ जुड़ के, मिल के, रह के, सबको एक साथ एक धागे में पिरो के, अपनी पूरी संगत को एक साथ रह के अभी हमें आगे बढ़ना है। और अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें न्याय मिले, बड़ी अदालत हमें न्याय दे, हमारे गुरुजी को न्याय मिले, संगत को, डेरे को न्याय मिले। जो मजलूम, जो बेगुनाहों का कत्ल हुआ है, जिनके खून से पंचकुला की सड़कें रंगी पड़ी हैं, उनको न्याय मिले। जिन घरों में अभी तक चूल्हे नहीं जले, जिनमें अभी तक मातम पसरा हुआ है, जिनके नौजवानों को, बेगुनाहों को जेल में ठूसा गया है, उन लोगों को न्याय मिले। ऐसी कार्रवाई करने की हमें अभी जरूरत है। और इसके लिए हम सबको मिलकर एक दूसरे के आंसू पोंछने होंगे, हम सबको मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाना होगा, हम सबको मिलकर एक दूसरे का हाथ थामना होगा। कोई आर्थिक कमजोर होगा, कोई शारीरिक कमजोर होगा, कोई साहस से कमजोर होगा, लेकिन जब सारे मिल जाएंगे और हमारी मुट्ठी बन जाएगी तो ये इतिहास जानता है कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन ये ताकत देश को बनाने के लिए, प्रदेश को बनाने के लिए उपयोग होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में ये मुल्क हमारा ही है, ये हिंदुस्तान हमारा ही है, हमें ही इसे संभालना है। संदीप भाई, एक बात और भी है। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। तो 10 दिन के, आज से 10 दिन के अंदर हम लोग पंचकुला, सिरसा, सब जगह जाएंगे और जो जो लोग जेलों में बंद हैं उनकी पूरी निकालेंगे कहानी, कौन कौन कहाँ बंद है और क्यों बंद है, क्या उन पर आरोप है। एक बात मैं जोड़ दूं आलोक भैया, मुझे याद आया। हाँ। पानीपत में बैठे हुए एक वकील साहब हैं, अनिल भान साहब। वो अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आज मैंने उनके फेसबुक पे, उनके वॉल पे मैंने कमेंट किया कि आपका सराहनीय काम है। वो अपने चैम्बर में बैठ के रोज फेसबुक पे अपना नंबर और डिटेल देते हैं और वो आपकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई गाड़ियों को उन्होंने, कई लोगों को निकालने की उन्होंने कोशिश की है और सबसे सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने अपील की है कि आप जिनके भी परिजन वहां बंद हो, जेलों में जबरन ठूसे गए हो, बेआधार बंद हो, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। प्रतिनिधि परिवार का आपको नंबर नीचे मिल रहा है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखिए प्रेमियों, कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। ये आपकी लड़ाई है, आपका मुल्क है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको ही बढ़ना होगा, आपको ही चलना होगा, आपको ही जीतना है। ये हार भी आपकी है, ये जीत भी आपका है, ये ललकार भी आपकी है, ये हुंकार भी आपका है, ये वक्त भी आपका है। इस बुरे वक्त को अच्छा बदलने की ताकत भी आपके बाजुओं में है। किसका इंतजार कर रहे हो? क्यों नहीं न्याय की लड़ाई लड़ते? क्यों नहीं न्याय के दरवाजे पे जाते? क्यों नहीं अपनी बातों को रखते? और एक बात बताता हूं मैं आपको, जिस दिन ये मुट्ठी ऐसी हमारी बंधी होगी, हमारे सामने हर चीज होगा। न्यायालय हमारी बातों को सुनना चाहता है, न्याय के मंदिर में न्याय होगा। आप आगे तो बढ़िए, देश पे भरोसा रखिए, देश पे इत्मीनान रखिए, एकजुट, एक संगठित होके। और हेमराज भाई, आपके हौसले की फिर एक बार तारीफ करूंगा मैं, एक बार फिर आपके 250 परिवारों को तारीफ करूंगा। कई ऐसे निकम्मे परिवार भी मैंने देखे, मैंने सुने, नहीं कहना चाहिए था ये शब्द मुझे, जिन्होंने ये कहा कि अगर आपका संबंध डेरे से तो हम आपसे नाता तोड़ लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेरे डेरे के भाई हैं जिन्होंने बाकायदा पोस्ट किया है कि मैं चौड़ी छाती करके अपने मुर्शिद के साथ रहूंगा, जिसे मुझसे संबंध तोड़ना है तोड़ ले। लेकिन आपके 250 परिवारों को मैं नमन करता हूं जो आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ जुड़े हुए। मैं इस मंच से, प्रतिनिधि परिवार के इस प्रतिनिधि चैनल से उन सबके भी चरणों को हाथ लगाता हूं, सबको भी नमन करता हूं। मैं चाहूंगा और भी जो लोग बैठे हैं वो बात करें हम लोगों से, खासकर जो महिलाएं हैं वो बात करें हम लोगों से, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पहली बार आई हैं, डेरे की तरफ से महिलाएं हमारे बीच में। गुरुजी ने हमारी बहनों को बहुत मान दिया है, बहुत मान दिया बहन बेटियों को गुरुजी ने। और ये आवाज, जब बहनों की आवाज गूंजेगी तो देश समझेगा इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को। ये वीरांगनाएं हैं, ये देश को बदलने वाली शक्ति है। ये जब बोलेगी तो ये गुहार, ये हुंकार किसी के रोके नहीं रुकेगी। बहनों, आप अपनी बात खुल के बोलो,
नमस्ते भाई साहब, आलोक कुमार जी जी नमस्ते। और संदीप मिश्रा जी नमस्कार। जी। और सबसे पहले मैं आपसे इस प्रतिनिधि चैनल के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आप लोगों ने हम लोगों को अपने साथ जोड़ा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अब तक तो मैं कभी नहीं बोली, लेकिन आज मैं बोलना चाह रही हूँ। जो कल जो दृश्य दिखाया गया है इंदौर में, जो कि बिना सिर के जो रावण जलाया गया है, जी। क्या ये बुद्धिजीवियों ने अच्छा किया है? मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि जो उन्होंने क्या देखा गुरुजी को इस तरीके से बदतमीजी से जो बोल रहे हैं, क्या उन लोगों ने जांच करवाई गुरुजी की? नहीं आप रुकिए मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मंजू है और मंजू मैं जी, दिल्ली बदरपुर आप से मेरी हूँ। बात सुनिए, आप असली बात समझ नहीं पा रही मंजू जी। हुआ ये कि गुरु जी के नाम पे, आपके गुरु जी के नाम पर पुतला जला रहे थे और उनका लगा के मुखौटा। जब हमने पुलिस को दबाव दिया पुलिस के ऊपर और लोगों ने कार्रवाई की, तो पुलिस ने गुरु जी का मुखड़ा हटा लिया और हम लोगों के दबाव से हटाया गया था कि ऐसा गुरु जी का पुतला न जले। गुरु जी के मान सम्मान को बचाने के लिए, आपके गुरु जी के आपकी आस्था को बचाने के लिए हमने मजबूर कर दिया कि उनका पुतला नहीं जले। अब पुतला शरीर तो होता नहीं है, चेहरा से पहचान में आता है, चेहरा हटा दिया गया तो बिना सिर का रावण जलाया गया है। ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, आप समझिए। वो यही मुझे मतलब, मैंने हालांकि चैनल देखने बंद कर दी, मैंने टीवी की न्यूज देखनी बंद कर दी है। जी जी। लेकिन मैं यही पूछना चाह रही हूँ उन बुद्धिजीवियों से कि उन्होंने जो मुखौटा लगाया, क्या हम डेरे वालों ने कभी उनके किसी भी चीज को, धार्मिक उसको हमने कभी नुकसान पहुंचाया है? आप ये बात तो बहुत वाजिब बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनता इस बात का जवाब दे। हर किसी की आस्था जब उसका निजी मामला है और संविधान ने उसको ये दिया हुआ आश्वासन कि आपकी निजी आस्था का सम्मान होगा, तो फिर आखिरकार किसी की आस्था पे चोट क्यों? अगर बाबा को जेल में भी दिया गया, पनिशमेंट भी दी गई है, सजा भी हुई है, तो सजा हो गई, मामला खत्म। अब सजा होने के बाद ये जो ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामा का मतलब क्या है? जी। एक बढ़िया सी बात मंजू बहन जी, एक बात सुन लीजिए मेरी। हाँ जी। आपके साहस को सलाम करता हूं मैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि क्या हमने कभी किसी धर्म का बुरा किया है क्या? पूज्य पिताजी कहते रहे, गुरुजी कहते रहे कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे जो आ जाए वो इंसान बुरा है। गुरुजी ने तो कभी किसी दाढ़ी, वेशभूषा, पहनावा, भाषा ऐसा बंधन रखा ही नहीं। कभी किसी को ऊंचा नीचा माना ही नहीं। गुरुजी ने तो एक संगत, एक पंगत में सबको बिठाया है, एक जैसी बात की, एक जैसी तालीम दी है, एक जैसी इंसानियत की बात कही है। और गुरुजी ने माँ गंगा से लेके यमुना तक को, मैं वो सवाल पूछने वाला आदमी हूं दिल्ली के सभा में आलोक जी, जिनसे मैंने पूछा था गुरुजी जमुना की स्थिति, माँ जमुना की स्थिति दयनीय है, और गुरुजी ने यह कहा था कि मैं सरकार से, भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से दरखास्त करता हूं कि माँ जमुना की सफाई का जिम्मा हमें दे दें। हम यहाँ घाट बनाएंगे, साफ करेंगे, स्वच्छता करेंगे। और 2 साल हो गए इस बात को चलते, किसी सरकार ने इस बात का गौर नहीं किया। वेश्याओं को बेटी बनाना, खून की फैक्ट्री बन जाना, बेकार गायों को पाल लेना, घर में विकलांग लोगों को अच्छी अच्छी बेटियां उनको शादी करके पार लगा रही हैं। ये कहां कभी किसी दर पे हुआ है साहब? ये रहमत का दर है। आज हो सकता है बुरा वक्त हो गया हो, लेकिन न बुरा वक्त रहता है न बुरे लोग रहते हैं। इतिहास हमेशा बदलता रहता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपसे जी। कि जो पंचकुला में जो हिंसा हुई है, वहां पर तो जो हम लोगों ने देखा या हम लोगों ने सुना है, वहां तो कुछ भी, एक सिर्फ बैग के पर्स के अलावा वहां कुछ नहीं लिया जा रहा था, लेकर के जाया जा रहा था। और फिर भी वहां के प्रशासन ने, वहां की सरकार ने ऐसे माता बहनों, भाइयों को, बच्चों को गोलियां मारी हैं। तो ये कहां का न्याय है? क्या सरकार इसीलिए आई है यहाँ देश में? ये भारत देश इसीलिए है जहां माता बहनों के, भाइयों के, जहां कोई इज्जत नहीं है? इस तरीके से रौंद करके गए हैं जैसे कोई हम लोग, मैं बता नहीं सकती आपको, मैं नहीं बता सकती। माता जी, इस तरीके से हम लोगों के साथ आपका शुभ नाम क्या है माता जी? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, I'm sorry। हाँ मंजू जी, एक बात मैं बताऊं आपको। एक बार की बात है, मैं अपने ननिहाल, बोकारो है, झारखंड में बोकारो, वहां की बात है। मैं एक बार राशन की दुकान के आए गया था। यूजुअली मैं कभी राशन लिया ही नहीं आज तक, तो और देखा मैंने बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी। मेरा एक दोस्त था जो उस राशन में भीड़ भाड़ को तोड़ करके सबसे आगे जाकर थैला लेके खड़ा था, और कई लोगों की तरह। तो मैंने उसको पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो ऐसे ही लोग होता है यार। मैंने कहा तुम जो लोग लाइन में खड़े हैं सो, अरे उनको ऐसे ही रहना है।
तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा जो लोग लाइन तोड़ के खड़े हैं उन सबको लाइन में लगाओ, पहला काम करो। तो पहले सब तमाम उन बदमाशों को लाइन में लगाया गया, पीछे वही पीछे, और सबसे पीछे मैंने कहा दोस्त को तुम लगोगे अब, क्योंकि तुम्ही को मैं ही काम दिया, सबसे पीछे रहोगे तुम। खैर मामला हो गया और मैं दोस्त से बात करता रहा, उसका नंबर बढ़ता गया, लाइन में आगे बढ़ता गया। चीनी वेनी जो था उसने ले लिया, राशन ले लिया उसने। राशन लेने के बाद हम लोग चले, निकल गए वहां से। आधे घंटे के बाद दोबारा लौट के हम लोग आए, देखिए दोबारा और खराब माहौल है उस जगह। तो कुछ महिलाएं मुझे पहचान गई थी वहां पे, तो उन्होंने कहा रे सही आदमी आ गया है, बेटा लगवा दोबारा लगवा, लाइन लगवा दो हमारा। तो मुझे लगा मैं लाइन तो लगवा दूंगा इनका आज, वो तो सही है, पर ये क्यों यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इन महिलाओं को मैंने पूछा, माता जी आप सुन रहे मेरी बात को ना, उन महिलाओं को मैंने पूछा कि आप माता जी क्यों आ गई हैं, बच्चे को भेज देते, देखिए कितने सारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, आप बेकार कष्ट कर लेने क्यों आ गई हैं। क्या करें बेटा, हमको मजबूरी मानना पड़ गया, बेटा तो हमारा बाहर गया है आज इसलिए आ गए हैं, वरना मेरा बेटा तो इतना तेज है, आता है और आधे घंटे में लगे चला जाता है, हम लोग को 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने कहा माता जी आप ही लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है और अब आपको भोगना ही पड़ेगा इस मुल्क को, आप बुरा ना मानिएगा माता जी। इस देश को बनाने की पहली जिम्मेदारी महिलाओं पर है, पहली जिम्मेदारी है, आप माता हैं इसलिए। और कहीं ना कहीं हमने जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, क्या सिखाया उनको हमने, अपना परिवार, अपना स्वार्थ, इसीलिए एक एक करके टूट गए हम लोग, सब बिखरे हुए लोग हैं। इस अगर हम लोग एक सीखने को मिले हम लोग की बिखराव का सरकार बहुत बखूबी फायदा लेती है। बस मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप सभी लोगों से, इस बात के मतलब को समझिए। कितने लोग कब कब आके लाइन ठीक करवा देंगे आपके लिए, प्रतिनिधि परिवार जैसे कि संस्था कितनी बार आएंगी, मान लो आप साथ नहीं देंगे, हम खत्म हो जाएंगे, आपके लिए खड़े हुए हैं। लेकिन अगर खत्म होते गए इसी तरह से लोग, तो अंधकार धीरे धीरे कायम हो जाएगा, पूरा अंधकार छा जाएगा। संदीप भाई, एक आपकी इस वीरता की दास्तान में एक बात रह गई जी, कि मंजू बहन जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि जब हमें पर्स और अलावा इसके कुछ नहीं ले जाने दिया गया उस परिसर में, यहाँ तक कि मेरे को सुनने में जो आया है कि छतरी भी नहीं ले जाने दिया गया, किसी तरह की ऐसी कोई चीज नहीं ले जाने, बिल्कुल भी छतरी भी नहीं। जी बहन जी एक बार और आप बताएं अपनी बात को कि क्या क्या कैसे कैसे चेकिंग हुई, कैसे कैसे चीजों को ले जाने दिया और क्या क्या आपके पास था, एक बार और बताएं। हाँ जी, ऐसा था कि जब हम लोग वहां पर केवल अपने गुरुजी के दर्शनों के लिए गए थे, बाकी हमारे पास तो एक पानी की बोतल तक भी नहीं ले जाने दी। छतरी जो माता बहनें थी, बुजुर्गें थी, जिनके पास बच्चे थे कि भाई धूप तेज आ जाए या बारिश आ जाए, तो अपने बचाव के लिए वो लोग लेकर गए थे, वो छतरियां भी छीन ली। और मेरे सामने, हम लोगों के सामने, मेरा नाम मंजू है, मैं भी खुल करके बोल रही हूँ, मेरे सामने ऐसे ऐसी बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पिता के समान बच्चे, 3-3, 4-4 साल के बेटियां, इतना भद्दा बोल रहे थे ये लोग प्रशासन वाले। क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? उनके घर में माता नहीं है? उनके घर में पिता नहीं है? क्या उनके पास परिवार नहीं है? इस तरीके से क्या उनको संस्कार दिए जाते हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ इस सरकार से, इस गवर्नमेंट से, कि क्या आप इसी तरीके से राज कर रहे हैं? ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा गंदे निकले। मुझे लग रहा है मंजू जी आपका दर्द जिन लोगों को सुनना चाहिए था, आपकी आंखों देखी दास्तान जिन लोगों तक सुननी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि देश के रहनुमा इस बात को सुन रहे होंगे, अदालतें सुन रहे होंगी, न्यायाधीश सुन रहे होंगे, बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर भी हो गए और बड़े बड़े समाजसेवी वो भी सुन रहे होंगे, और जिन लोगों ने मन में ऐसी क्रांति भी रखी होगी कि हमें अपने देश से प्यार है और न्याय दिलाना है, आलोक भाई जैसे तमाम वो लोग भी सुन रहे होंगे जिनको लगता है कि डेरे के साथ अन्याय हुआ। आज ये बहन मंजू बता रही है, कई दिनों से मैं ये बात चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं तमाम चैनल्स को, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, जब मैं बोलता हूं मेरी आवाज को म्यूट करने की कोशिश की जाती है आलोक भैया। अच्छा? उनके स्टूडियो में जब मैं बैठता हूं तो मेरे इशारा हो जाता है कि संदीप मिश्रा बोल रहे हैं कि आवाज को दबा दिया जाए। मीडिया जी, मैंने देखा था आपका चैनल जी, मैंने आपका चैनल देखा था, न्यूज पर देखा था, वो 24 पे शायद ऐसा, क्योंकि मैंने उस दिन से न्यूज देखनी बंद कर दी है, लेकिन मेरे पास पता चला कि संदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए मैंने देखा था। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भैया कि आप में बहुत साहस है। पिताजी मुर्शिद हमारे जो हैं वो आपके अंग संग रहे और सारे मेरे भाई बहनों के साथ हौसला बना रहे। पिताजी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने हौसले को तोड़े ना,
हर भाई से, हर बहन से, हर नागरिक, भारत के नागरिक से मैं ये कहूंगी कि आज वो टाइम है कि हम लोगों को कंधे से कंधा लगा करके चलना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम उस बब्बर शेर की औलाद हैं जिसने सिर्फ हमें झुकना ही सिखाया, और जब तक हम जिएंगे तब तक झुक लेंगे, अब नहीं झुकेंगे हम, अब भी नहीं झुकेंगे भैया। मंजू जी, मैं एक बात और चाहूंगा आपको बोलने के लिए। हाँ, देखिए, भारत की जनता की हिस्सा आप भी हैं। होता क्या है, जनता के अंदर ना एक अजीब सी इमेच्योरिटी पाई जाती है बहुत सारे मुद्दों पे। मतलब जनता बिना बातों को समझे तुरंत अपनी धारणा बनाती है, और इसका लाभ इस देश की मीडिया और सरकार सब लेते हैं। तो आप इस लोगों से मेरा आग्रह है कि बिना ज्यादा गुस्साए भारत की जनता को प्यार से समझाइए, अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, कि आपके तर्क क्या है, लॉजिक क्या है आपका। आप उनको समझाइए। जो प्रोपेगेंडा दिखा रहा है मीडिया, उसके उलट एक चैनल हमारा भी, हम भी कुछ दिखा रहे हैं, उन्हें देखने को कहिए, देखें इसको। और आप भी बोलिए अपने मुंह से अपने आसपास के लोगों को, बताइए कि देखो एक तर्क हमारा भी है। वहां पे आप अपने गुरुजी के प्रति जब श्रद्धा है उसका इस्तेमाल मत करिए, कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो तर्क है, तर्क दीजिए, लॉजिक। देखो ये तर्क हमारा है, क्या सही नहीं है, ये तर्क हमारा क्या सही नहीं है, आप तमाम तर्कों को दीजिए। मैं आपको अफसोस से कहना चाहूंगा मैडम कि हमारे इसी चैनल में हमने एक शो रिकॉर्ड किया है भाई, हमने दिखाया है शो को। 3 जज आए थे हाईकोर्ट के, यहाँ बुलाया था हमने, रिटायर्ड जजों को बुलाया था, वकील सब भी आए थे, कई सीनियर वकील आए थे यहाँ पे, अच्छा जमावड़ा था, कई प्रबुद्ध लोग भारत के आए थे। हमने वो शो दिखाया ही नहीं लोगों को, मैंने रोक दिया उस शो को, बता रहा हूं क्यों। वो शो रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड किया गया था, वो रिकॉर्ड। उसमें क्या हुआ, कुछ वकील ऐसा बोल गए, सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, मैं होता तो 4000 लोगों को मरवा देता। मैंने कहा, आप वकील है, सुप्रीम कोर्ट में वकील है आप होश में, आप क्या बोल रहे हैं, आप इतनी घिनौनी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं लोग कि देश को चैलेंज कर देंगे। हमने कहा, किसने चैलेंज किया देश को, किस तरह की बात कर रहे हो यार। ये जो प्रोपेगेंडा वार हुआ, एक सीनियर वकील, पढ़ा लिखा आदमी अगर ऐसी भाषा बोल रहा है, इसका मतलब सरकार अपने साजिश में सफल हो चुकी है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को, अगर आप बार बार बोलेंगे हम साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है, साथ खड़े होइए, लेकिन आपको भारत की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप भी वैसे व्यवहार करते हैं, खुद आपके अंदर कमी है। जो डेरे के लोग, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे मुद्दों पर आपने भी सतही विचार रखे होंगे, वो दिमाग में समझ में आपको नहीं आता कब, लेकिन जब चोट पड़ी तो गहराई में उतर गए। क्या बोलते हैं वो, गुप्त जी की कविता नहीं है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा पहला गान। जब चोट पड़ी आपके ऊपर तो आपका दर्द उबलता है, आप जाते हैं गहराई में। अन्यथा आज के पहले क्या किसी मुद्दे पे आपने गहराई दिखाई थी? और अगर ये गहराई दिखाने की जनता सीख ले तो कोई ऐसा दोबारा कांड ना हो पाएगा। जनता समझदार बने, प्रोपेगेंडा का विरोध करे, और जो ये गंदी साजिशें हो रही हैं इसको समझदारी से फेस करे। इसके लिए डेरे के लोगों को एक काम करना होगा, डेरे का हर एक व्यक्ति जनतंत्र की आवाज को कायम करने का मैकेनिज्म बन जाए। आप समझाइए लोगों को कि जनतंत्र के अंदर हमें कैसे व्यवहार करना है। जी मंजू बहन जी, आपसे एक अपील है मेरी जी। और आपके माध्यम से मैं जितने भी हमारी बहनें हैं उन सबसे अपील है कि बहनों में बहुत शक्ति होती है, अपनी बात कहने का, अपनी बात समझाने का, अपनी भावनाओं में। क्योंकि बहन जब बोलती है, कोई माँ जब बोलती है, तो अक्सर ये माना जाता है कि वो सच ही बोल रही होगी। हमेशा कभी माँ कभी बहन को कभी किसी ने आरोप नहीं लगाया कि ये भ्रष्टाचारी है, ये झूठ बोल रही है, ये इस तरह की है। आप लोग अपनी 2-2, 3-3 बहनों की टोली बनाएं। सबसे पहले आप अपने जितने भी प्रेमी भाई हैं उनके घरों में जाएं, बैठें, चाय पिएं, बातें करें, और 4-5 जो पॉइंट्स हैं, इस कानून की जो खामियां हैं, जो अभी इस केस के लूप पॉइंट्स हैं, उनको वकीलों के द्वारा परामर्श करके समझ लें कि इन केस में पहला ऐसा केस होगा जिसमें अभी तक पीड़िताओं का मेडिकल नहीं हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हुआ, किसी तरह का टेस्ट नहीं हुआ, पीड़ितों के द्वारा खुद एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। पीड़िता दोनों, जिन्होंने 2 बार 2005 में और 2003 में अपने सीबीआई के आगे बयान बदले हैं, कहा है कि हमारे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, हमारे साथ कोई घिनौनी हरकत नहीं हुई, लेकिन बाद में सीबीआई ने अब एक एफआईआर दर्ज की, सीबीआई ने ही एक उनके दोबारा बयान लिए। ये सारी चीजें हमारे वकीलों ने हमें बताई है। अपने भी वकीलों से बात करें,
और इस तथ्य को, जैसे आलोक जी ने कहा कि इस तर्क के साथ आप जाएं। आज का वक्त गुरुजी आपके साथ चमत्कार करते हैं, पिताजी आपके साथ चमत्कार करने, या चमत्कार आपके गुरु और भक्त के बीच की बात है, लेकिन समाज में अगर आपको अपनी बातों को रखना होगा तो वहां तर्क चलेगा। और तर्क यही है कि जैसे आपके बीच में वीरेंद्र जी बैठे हैं, ये लोग बताएं, सबको समझाएं जो शिक्षित लोग हैं कि इस जो पहला ऐसा मामला आया है, इसकी खामियां क्या हैं, और इन खामियों में माननीय अदालत ने जो फैसला दिया उसको हम सर माथे रखते हैं, उसको नमन करते हैं। लेकिन उसी न्यायालय ने हमें यह भी अधिकार दिया है कि हम बड़ी अदालत में जाकर अपनी बात रख सके, क्योंकि ये फैसला आया है और फैसले को आगे चैलेंज करने का अधिकार भी न्यायालय ने दिया है। तो इन दोनों बातों को आप लोग समझाइए, खुद समझिए, 5-5 की टोली में समझिए, 10-10 की में समझिए, फिर 100-100 और 1000-1000 की टोली में समझिए। ये चमत्कार बताने का वक्त नहीं, ये तर्क बताने का वक्त है। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए जी, जल्दी जल्दी बोला जाए। जी वीरेंद्र जी। आलोक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संदीप भाई हमारे प्रवक्ता हैं जी, लेकिन एक प्रवक्ता के पास बहुत सारी जिम्मेवारियां, बहुत सारा कुछ सोच समझ के बोलना है जी। लेकिन मैं एक आम सेवादार हूं, चोट खाया हुआ सेवादार हूं, तो जो मेरा दर्द है वो जमा पे आएगा। हाँ बोलिए बोलिए, मैं ताल ठोक कर बोलिए जी। क्योंकि जो दर्द की बात है ना, वो ये है कि अत्याचार सहा है हम लोगों ने, बिल्कुल देखा है। जैसे बहन ने बताया अभी कि वहां कई लेयर की सिक्योरिटीज थी जी, जहां हमारी छतरी तक, जो बारिश से बचने के लिए छतरी ले गए थे हम जी। लोग, वो बाहर रखा दी गई हम लोगों से। तो हम हथियारों से कैसे लैस हो गए, मुझे समझ में नहीं आया। कब वो हथियार पता नहीं कहां से प्रकट हो गए हमारे पास, इसी बात समझ को में नहीं वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र भैया सबको समझाना है। यही बात बतानी, यही मैं कह रहा हूं। जितनी विनम्रता, जितनी सादगी से आपने ये तर्क रखा है, यही तर्क जनता के दरबार में टिकेगा, यही सच्चाई है और यही सच्चाई बतानी है आपने। आप इतने अच्छे वक्ता, इतना बढ़िया बोलते हैं, आपको इतनी समझ है, मालिक ने आपको इतना ज्ञान दिया है, इसी बात को धरातल पर उतारने की जरूरत है। मैंने इसी बात की अपील की है वीरेंद्र भैया आपसे। आपका दर्द आपकी जगह कायम है, दिल मेरा भी रोता है, आंखों में मेरे भी आंसू आते हैं, तो लेकिन ये वक्त रोने का नहीं है दोस्तों। सही बात है, ये वक्त रोने का नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है। मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे मुर्शिद के साथ जो हो रहा है, मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है, मेरे 6 करोड़ भाई बहनों के साथ जो हो रहा है, क्या मैं रो के बताऊंगा क्या ये? दोस्तों ये रोने का वक्त नहीं है। मैं कितनी ताड़ना, कितनी प्रताड़ना में आज का समय जी रहा हूं। हर फोन कॉल मुझे डराता है कि पता नहीं कब पुलिस वाले मुझे बुला ले, कब मुझे कोई उठा ले, कब मुझे कोई गिरफ्तार कर ले, कब मैं यहां से गायब कर दिया जाऊं, कब किसकी गोली मेरी छाती छीन ले जाए। मुझे भी डर लगता है, मैं भी डर में रह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं रो के बैठ जाऊंगा। दोस्तों इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिए कि आप जगे हुए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि पड़ोसी को भी जगाएं, बताएं, समझाएं और हाथ जोड़कर बताएं। कहीं कोई चैलेंज नहीं है, कहीं कोई चीज नहीं। एक बुरी हवा बही है, एक आंधी आई है, एक अंधेरा आया है, एक कुहासा आया है और ये कुहासा हट जाएगा। मैं कहता हूं, हर बार कई चैनल पे कहता हूं कि सच का सूरज आएगा और मेरा गुरु चमकते हुए सूरज की तरह बाहर आएगा। सही बात है संदीप जी। कई बार जब तूफान आता है ना, तो कमजोर जो दरख्त होते हैं वो अक्सर उखड़ जाते हैं, लेकिन मैं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे सेवादार हैं जो मजबूती के साथ आज भी अपनी मिट्टी, अपने सदगुरु से जुड़े हुए हैं। कोई नहीं ला पाएगा। वीरेंद्र भाई और भी लोगों को मौका दिया जाए, जो लोग बोलने से बहुत लोग आ जाए हुए, मैं चाहता हूं सभी लोग कुछ बोलने। वाइड कैमरा भी दिखाया जाए, वाइड एंगल में। आलोक जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को यह जरूर बताना चाहूंगा कि सरकार जब वहां पे नरसंहार कर रही थी, उससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि हम इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की है। जब कोर्ट का डिसीजन आया तो उन्होंने कहा था कि मैंने गाड़ी की व्यवस्था की है, ये जहां जाना चाहेंगे हम उनको छोड़ के देंगे। लेकिन आपको सब पता होगा कि 600 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, सारी ट्रैफिक व्यवस्था बंद कर दी गई थी। लोगों को कैसे आना था वहां से निकल के? आप ये बताइए कि पंचकुला से लोग पैदल चलकर रोहतक तक आए थे। मैं आप लोग को बताऊं एक बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर ने गैस चैम्बर बनाए थे यहूदियों को मारने के लिए। यहां भी एक तरह का चैम्बर बनाया गया, कैद किया गया लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और हिटलरी अंदाज में लोगों की हत्या की गई है। जी बिल्कुल। और हिटलर की याद जा रही है इसको देख करके जो हुआ है। जी खट्टर साहब एक मंच पे ये कह रहे थे कि डेरा प्रेमियों के पास में केवल लकड़ी के डंडे थे जो पेड़ों से तोड़े गए थे, उनके पास तो कोई हथियार नहीं था। उन्होंने अपने मुंह से कहा था। फिर ये हथियार आए कहां से?
ये आगजनी की किसने? जी। जब किसी के पास केरोसिन ऑयल था ही नहीं, जब टीवी पे क्रिकेट मैच की तरह ये कमेंट्री दी जा रही थी कि जो लोग तेल ले जा रहे हैं जी, वहां पे पेट्रोल बम बना के रखे हैं जी, तो क्या सरकार सो रही थी उस टाइम? सरकार ये नहीं पता कर सकती थी मैं चाहूंगा कि एक किसके बात- पास पेट्रोल बम है? संजीव भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी। मैं 2-4-5 दिन के बीच में ये मीडिया की डिबेट लगभग खत्म हो चुकी है। अब मीडिया में डिबेट की बातें नहीं रह गई हैं। लगभग सारे मीडिया घरानों को यह बात समझ आ चुकी है कि वो अब तक झूठ बोल रहे थे, झूठ का प्रचार कर रहे थे। जल्दी ही बातें और धुंधली हो जाएंगी। मैंने एक अपील की थी अपने फेसबुक पेज पर जी। कि अगर इस देश में चिट्ठी से ही न्याय मिलता है तो हम भी 6 करोड़ चिट्ठी लिखेंगे। हम भी 6 करोड़ चिट्ठी लिखेंगे, हम भी कागज कलम उठाएंगे, हम भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखेंगे, हम भी न्याय की मांग करेंगे। और दोस्तों, जिसके साथ जो जो बीता है, लिख डालिए कागज पे अपनी दर्द की आवाज। और मैं आऊंगा आप सबके पास। मैं आलोक जी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपका प्रतिनिधि बनके आपके बीच में आऊंगा, आपकी सारी चिट्ठियां इकट्ठी करूंगा, सर पे टोकरे पे ट्रक में जितनी भी चिट्ठियां होंगी भर के मैं माननीय राष्ट्रपति जी तक ले जाऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री तक ले जाऊंगा। मैं भी बताऊंगा कि ये डेरे का दर्द है साहब, वक्त मिले तो पढ़ लेना इन पन्नों को। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो भारत के में नागरिकों के खून से लिखे गए हैं। आप लिखिए चिट्ठी, आप बनिए अपनी आवाज, आप बढ़िए। आपके ना किसी ने कागज को रोका है, ना आपने किसी ने कलम को रोका है। आप भी लिखिए अपनी आवाज को। और ये हिंदुस्तान की ये 6 करोड़ चिट्ठियां, याद रखिएगा, एक तारीख बन जाएंगी, एक हस्ताक्षर बन जाएंगी। और इन चिट्ठियों का जवाब किसी रहनुमा के पास नहीं होगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, आप अपने कलम को, अपने कागज को बोना नहीं समझिए। बिल्कुल, आप कहीं छोटे लोग नहीं हैं। आप अपने, जैसे मंजू बहन ने कहा, जैसे आपने कहा, क्यों नहीं अपने दर्द को बताते? आप क्यों छुपे हुए हो? क्यों नहीं 6 करोड़ चिट्ठी राष्ट्रपति भवन में जाती है? क्यों नहीं 6 करोड़ चिट्ठी प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस में जाती है? क्यों नहीं हमारे मुख्य न्यायाधीश तक हमारा दर्द पहुंचता है? वो दर्द सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मुझे भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र पे बहुत आस्था है। न्याय मिलेगा। कलम उठाओ, कागज उठाओ, बदल दो इस तारीख को। बिल्कुल। संदीप भाई, मैं थोड़ा सा अलग बोलूंगा। आस्था तो मुझको भी सब कुछ में है, लोकतंत्र में भी है, संविधान में भी है। पर लोकतंत्र या संविधान को जिंदा चीज नहीं है, उसे जिंदा हम लोग करते हैं। हम उसे जिंदा कैसे करेंगे, उसके लिए हमें अब जो नागरिक हैं चौकस रहना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, परिपक्व बनना पड़ेगा, मुद्दों को समझना पड़ेगा। जो चिट्ठी लिखने की बात इन्होंने कही, बहुत बढ़िया सुझाव है। मैं भी अपील करता हूं, आप चिट्ठियां लिखिए और इतनी चिट्ठियां लिख दीजिए कि चिट्ठियों का ही कारोबार हो जाए। आप तो सब चिट्ठी पे चल रहा है। जी जी जी, सब चिट्ठी खेल रहे। अब हम एक लोग गूंगी चिट्ठी, देश में कम से कम 2 से 4 करोड़ चिट्ठियां आलोक जी रोज लिखते होंगे। जी जी जी, हर चिट्ठी पे न्याय मिल रहा है क्या? SMS अगर चिट्ठियों से न्याय मिल रहा है तो मैं कहता हूं उस बाप की भी चिट्ठी दिखाओ जो एक चिट्ठी की गांठ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला था कि मेरा बेटा ढूंढ दो। उसने एक टोकरी चिट्ठी लिखी है प्रशासन को, उस चिट्ठी पर भी न्याय दिला दो। वो आदमी जो एसडीओ की रिश्वत से परेशान है, जो एसएचओ के जुल्म से परेशान है, जो अपने बेटे बेटी को पाने के लिए चिट्ठी लिखता है, उन चिट्ठियों की भी कदर करने लगो। हिंदुस्तान सुधर जाएगा। अगर चिट्ठी से ही देश चलाना है तो सच बता रहा हूं मैं देश के रहनुमाओं, 6 करोड़ चिट्ठी लेकर ये संदीप मिश्रा आपके दरवाजे पर आएगा, आपसे न्याय मांगेगा। जितना भी खून बहा है सड़कों पर उसका हिसाब मांगेगा। और मैं चाहूंगा और भी लोग बात करें हम लोगों से। सभी लोगों को माइक दीजिए। सभी लोगों का यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हेलो जी, स्वागत जी, है। आलोक जी। जी गिरीश गुप्ता जी। जी जी, मैंने एक दिन आपसे और फोन पर बात की थी, जैसे हमारे जो प्रेमियों के जो नरसंहार हुआ है जी, उसके कोई किसी चैनल पर कोई डिबेट नहीं है। अगर किसी और समुदाय के साथ ये होता तो तरह तरह की पार्टियां डिबेट कर रही होती। इस पर क्यों नहीं हो रहा है? मैं घटना बताऊंगा आप लोगों को। आज से लगभग 1 साल पहले मध्य प्रदेश में कुछ एक आतंकवादी जेल तोड़कर भाग गए थे। आप लोगों को याद है या नहीं मुझे नहीं पता है। 7 लोगों को, 7 आतंकवादियों का सो कॉल्ड इनकाउंटर हुआ था जी। इस देश की अधिकांश मीडिया ने इस पर बहसें छेड़ी। एक मोदी वाला खेमा, एक एंटी मोदी खेमा, दक्षिणपंथी खेमा, वामपंथी खेमा, दोनों खेमों में बहस हो रहा था। वामपंथी खेमा कहता था वो 7 लोगों की हत्या, फर्जी मुठभेड़, ये वो अनशन। मोदी वाला खेमा कहता था जो हुआ सब सही हुआ। हमने क्या कहा सुन लीजिए।
हमारा कहना था कि हम ये बेकार जांच कर रहे हैं कि वो इनकाउंटर जो हुआ था वो इनकाउंटर फर्जी है या असली है। हमने कहा कि अगर वो इनकाउंटर फर्जी या असली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो लोग जो लोग मारे गए अगर वो आतंकवादी हैं तो बहुत बढ़िया काम पुलिस ने किया, चाहे गोली मारो चाहे जो करना कर दो, अच्छा किया, भला किया। और अगर वो लोग आतंकवादी नहीं हैं तो फांसी दो पुलिस वालों को। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बढ़िया बात। वो मैसेज आज भी मेरा है, मैं आज ही बोलूंगा। वो 40 लोग निहत्थे हैं, कोई नहीं बोलता, निर्दोष हैं। ये न इनकाउंटर है न क्रॉस फायरिंग है, ये कौन से क्लास की हत्या है? न इनकाउंटर है जी आलोक जी, न क्रॉस फायरिंग है, ये कैसी हत्या है? और इस मुद्दे पे मैं कहूंगा आपको, मैं बोलूंगा, इस देश के अलावा अगर यूरोप होता, अमेरिका होता, जनता सड़कों पर आ जाती। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की जनता तालियां बजाती है, मदारी खेल दिखा रहा है, तालियां बजाती है। हम लोग जिंदा लोग हैं, जिंदा। संवेदना को मरने मत दीजिए। जो लोग डेरे के नहीं हैं, मैं उनको भी कहता हूं, बारी आज तेरी कल उसकी आएगी आएगी। मैं नाम भूल रहा हूं उनका, मेरे पास एक फोन आया था, हिमाचल से फोन आया था, सरदार जी थे। उन्होंने कहा मेरी भी सुन लो, सरदार जी थे। उन्होंने कहा डेरे के लोग ऐसे हैं वैसे, कुछ उन्होंने मुद्दे पे कही थी बात की, जो लोग थे उस तरह। मैंने कहा भाई सुनो इस बात को, सरदार जी 84 में दंगा हुआ, कौन मारा गया? सिख लोग मारे गए। उस समय शिकार कौन बने? सिख लोग बने, सीधे सच्चे लोग। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे। हाँ, आज शिकार कौन बना? डेरा बना। उसमें कौन था? कांग्रेस थी। अब कौन है? भाजपा है। सरकारों का चेहरा बदलेगा, पार्टियां बदलेगी, लेकिन सरकारों का कृत्य नहीं बदलता। ये लोग वैसे ही हैं, बने ही रहेंगे। तो हम लोग मुर्गियां ना बने, मैं दोबारा बोलूंगा, छोटी सी बात बोलूंगा, बात समझ में आने वाली बात है। मुर्गियां ना बने। मुर्गियां हम लोग कब बनते हैं? हम में से जो बड़े लोग हो, जो जिनके पास ताकत होती है ना, जो मुर्गी नहीं है, जब उनका शिकार होता है हम लोग चुपचाप देखते रहते हैं। हम तो बच गए सब। क्या जिंदगी है संदीप भाई। आलोक जी एक मिनट आप सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपसे एक सवाल, आपकी जो लाइफ है उस लाइफ का उद्देश्य क्या है बताइए। देखो जी, हमारी लाइफ का उद्देश्य तो अपने सतगुरु के लिए है। नहीं, सदगुरु का उद्देश्य नहीं हो सकता। सदगुरु तो आपको देते हैं, सहायता करते हैं जीवन जीने में, आगे बढ़ने में। तो हम तो न्याय के लिए बात करते हैं। जो नहीं, न्याय भी नहीं होता उद्देश्य। बताओ क्या है उद्देश्य? उद्देश्य क्या है लाइफ का? क्षमा चाहूंगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं, भारत की जनता हमारी बात को ध्यान सुनिएगा। एक सवाल सभी लोगों से है, आप लोग जिंदा क्यों हैं? इस सवाल का उत्तर मुझे खोज कर बताओ। सभी लोग इस सवाल का उत्तर खोज कर बताओ। निर्देश जीवन, बस यूं ही पैदा हुए, बड़े हो गए, मर गए। आज तो प्रश्न ये है आलोक जी जी कि हम जिंदा हैं या शर्मिंदा हैं। नहीं, तो प्रश्न ये भी है, बहुत बड़ा सवाल है। पहुंचे क्यों हैं हम संदीप जिंदा भाई? भी हैं तो शर्मिंदा हैं। संदीप भाई यहाँ पहुंचे क्यों हैं आप लोग? हालात कितनी बुरी है, स्थिति कितनी बुरी है। यहाँ आपकी बात को मैं बड़ा मानता हूँ। यहाँ इसलिए यहाँ पहुंचे इसलिए हैं आप लोग यहाँ पर कि अगर हम लोगों ने पहले से सजगता दिखाई होती, यहाँ नहीं पहुंचते हम लोग। और आज भी वक्त है, जो भी लड़ाई आपको लड़नी है बड़े कैनवास पे लड़नी है। पर एक सूत्र है आलोक जी, ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत। अच्छा, एक सूत्र है जीवन का। अच्छा। कि जब बहुत काली अंधेरी रात हो जाती है तो उसके कुछ ही क्षणों बाद पौ फट जाती है और सूरज की लालिमा निकल आती है। ये ज्यादा पीड़ा का समय है। आप एक फोड़ा भी देखिए, जब सबसे ज्यादा पीड़ा देने लगता है उसी वक्त उसका पस निकल जाता है। ये सबसे ज्यादा वेदना का समय है, न सिर्फ हिंदुस्तान के आवाम के लिए, बल्कि ये सोचने का वक्त है डेरा के प्रेमियों के लिए भी। और भाइयों और बहनों, मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर आप सबसे एक बात कह रहा हूं कि तर्क के आधार पर, वकीलों के आधार पर सीबीआई की उस एफआईआर को पढ़िए, समझिए, जानिए, देखिए, एक दूसरे से बात कीजिए, उसकी अपने वकीलों से सलाह लीजिए और बताइए कि उसमें क्या खामियां रह गई थी। क्या वो उतनी बड़ी एफआईआर थी जितना बड़ा सजा मिली है? क्या उसमें आगे बचने के चांस है? बड़ी अदालत में किस तरह वो पलटा जा सकता है? माननीय न्यायालय ने जो कहा, कभी भी उसकी अवमानना ना हो, उसका सम्मान रहे, ये ठीक है। माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमें आगे जाने का, बड़ी अदालत में जाने का मौका भी दिया। इन तथ्यों का मनन करें, अध्ययन करें और इन्हें अपने तर्कस में रखकर जाएं, जनता के बीच में जाएं। ये सर झुकाने का वक्त नहीं है, ये सर उठा के तर्क की शक्ति से समाज के साथ मिलकर चलने का वक्त है।
चलिए बहन जी कुछ बात लोग कर रही थी। मैं चाहूंगा कुछ लोग जुड़े हैं बाहर से भी, उनसे जरा बात कर लें। जी स्वागत है। नमस्कार आलोक जी, आशीष बोल रहा हूँ, कोटा हाँ, राजस्थान। जी याद आ गया मुझे आशीष जी, आप 2 बार मुझसे पहले बात कर चुके हैं। आशीष से बताइए। हाँ, संदीप जी को भी नमस्कार बोलता हूँ मैं। नमस्ते भैया जी। और आपके जो डेरा समर्थक हैं चैनल पे और सभी दर्शकों को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ साहब। हमारा दशहरा दिवाली तो साहब बहुत अंधेरे में डूबा हुआ है, पर साहब, आपकी शुभकामनाओं का बड़ा बड़ा शुक्रिया। साहब, विजयादशमी कभी भी अंधेरे में नहीं डूब सकता है। उसका मूल मंतव्य ही ये बहुत संचारित करना है कि दुष्टता कितनी ही ताकतवर क्यों नहीं हो, अंत में उसे सदाचार के संकल्प के सम्मुख धाराशायी होना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया। कितनी भी दमनकारी ये सत्ता हो, निरंकुश हो गई हो, तानाशाही हो गई हो, अहंकार में लप हो गई हो, मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं। जी अभी जो हमारे तथाकथित देश के जो प्रधान सेवक बने हुए हैं, स्वयंभू फकीर बने हुए हैं, स्वयंभू चौकीदार बने हुए हैं, जिनकी गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तो उन्हें दुख होता है। जी बहुत बढ़िया। पाकिस्तान याद है में आपको। बलूचिस्तानों पे जो बलूचियों पे जुल्म होता है उसको वो लाल किले से बोलते हैं। जी बलूचियों का दर्द उनको याद आता है, लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं उसे वो। जी जी बहुत लेकिन सुंदर। अपने ही देशवासियों पे गोलियां चलवाते हैं और कोई दर्द नहीं होता। जी आशीष जी बहुत सुंदर, तर्क बहुत ऐसा बढ़िया है, तो- सुनिए आप लोग भी। जी आशीष साहब। तो साहब, ये पहले तो ये विडम्बना बोलूं या दुर्भाग्य बोलूं कि ये जो सत्ता का पहले तो अहंकारी चरित्र लोकतंत्र को आंखें दिखाता था और आजकल गोलियां चला रहा है। लोकतंत्र को खा रहा है, बकायदा भक्षण कर रहा है लोकतंत्र का। जी हाँ, भक्षण कर रहा है, गोलियां चल रही है। पाकिस्तानियों का दर्द आपको लाल किले से याद आ रहा है, लेकिन अपने देशवासियों का दर्द आपको नहीं आ रहा। ना मन की बात में उसका कोई उल्लेख हो रहा है। जी और मीडिया तो खैर वो आपने अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि जो गांवों का जो एक जमींदार होता है उसके लठैत होते हैं, तो जिम्मेदार कौन होता है, लठैत होता है या जमींदार होता है? जी तो मेरा प्रश्न चिन्ह तो जमींदार के ऊपर ही है। जी मैं संदीप जी से बात करना चाहूंगा इसी बारे में। जी बात करिए। जी आशीष जी। हाँ संदीप जी, जी तो ये जो दमनकारी चरित्र दिख रहा है, तो इसको केवल अभी आपने चिट्ठी लिखने की बात बोली थी साहब। जी मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान कर रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स पे देखता हूँ मैं आपको, शुक्रिया। अकेले लड़ते हुए, जूझते हुए, सत्य के लिए सब देख रहा हूँ। लेकिन साहब, चिट्ठी तो उसको लिखी जाए जब जिसको कुछ पता नहीं हो। चिट्ठी जो लिखने का माध्यम होता था जब ये अपने सारे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह ये संचार के दूसरे माध्यम नहीं थे साहब। अब जो हमारे देश के आशीष जी। प्रमुख हैं वो तो सब कुछ देख रहे हैं, 24 घंटे देखते हैं साहब। संचार का माध्यम इतना फास्ट है, तो पल पल की खबरें पहुंचती है। आशीष भैया, हाँ सर। आप आम भारतीय की आवाज हैं, आप आम जनमानस की आवाज हैं। आप ये अकेली आवाज नहीं है। आप जैसे करोड़ों लोगों की भावनाएं ऐसी ही ओतप्रोत होंगी जो आप बोल रहे हैं। आप बोल पाए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, दिल में रखे हुए हैं, वक्त आने पर वो भी बताएंगे। लेकिन तिनकों का तूफान देखेगा हिंदुस्तान। आज हमें तिनका समझकर कुचला गया है ना, आज हमें तिनका समझकर रौंद दिया गया है ना, आज हमें तिनका समझकर हमारी छातियों पर गोलियां उतार दी गई है ना, आज तिनका समझकर हमारी मां बहनों का कत्लेआम हुआ है ना। लेकिन तिनका जिस दिन आंख में पड़ जाएगा साहब, इस आंख से कुछ दिखने नहीं देगा। यह तिनका उठेगा, हुंकार भरेगा और लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर यह नई जमीन को तलाश करेगा। बेशक हमारे साथ जुल्म हुआ है, बेशक हमारे साथ जाति हुई है, बेशक हम बेगुनाहों को मारा गया है, लेकिन आज उसका प्रतिकार हमारे पास सिर्फ लोकतंत्र के हथियार से ही है। हमारी अपनी ताकत, हमारी आस्था की ताकत, हमारे वोट की ताकत और हमारे लिखने, बोलने, पढ़ने की ताकत ही है। और मैं हमेशा 6 करोड़ भाई बहनों को और पूरे हिंदुस्तान आवाम, जिसने भी ये कत्लो गारत देखी है, जिसके आंखों में भी आंसू है, हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को भी कहता हूं जिन्होंने ये दुख के लम्हे देखे हैं, ये चलती हुई गोलियां, बहता हुआ खून, बिखरते हुए लोग और फटते उड़ते हुए चीथड़े जिसने भी देखे हैं और जिनके दिल से भी आवाज आती है कि अन्याय हुआ है, मैं उन सब का आह्वान करता हूं कि लिखिए, आप भी अपने नाम का एक खत लिखिए
और कभी ये हार मत मानिएगा कि आपकी चिट्ठी परिवर्तन नहीं कर सकती। आपकी चिट्ठी इतिहास बदल सकती है और इतिहास गवाह है, बहुत सारी चिट्ठियों ने इतिहास बदला है। आशीष भाई बात पूरी हो गई आपकी? जी आलोक जी, बस मैं आखिरी बात अपना बोलना चाहूंगा, आपके माध्यम से ही पूरे आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि 56 इंच की छाती हमारे देशवासियों की रक्षा के लिए है या देशवासियों की छातियों में गोलियां चलाने के लिए? जवाब तो मिल चुका है ना आपको, सवाल फिर क्यों? तो मैं इतना ही कहूंगा, देखिए लोकतंत्र की अपनी एक खूबसूरती है, लोकतंत्र की एक मर्यादा है कि लोकतंत्र की यह भी एक शान है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है उसके लिए हमारे लिए सम्मान होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हमारे लिए कितना दर्द है ये आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। 6 करोड़ लोगों की आवाज, 6 करोड़ परिवारों की आवाज कोई अनसुनी करके प्रधानमंत्री रहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी समय आने पर जरूर इस दर्द को देखेंगे और वो विवेकशील है, मैं ऐसा मानता हूं, वो न्याय भी करेंगे। मैं ऐसी फरियाद भी उनसे करता हूं, उम्मीद भी ऐसा करता हूं। वो समाज से निकले हुए हैं, गरीब का दर्द उन्होंने देखा है, गरीब की पीड़ा उन्होंने देखी है और आज 6 करोड़ लोग उनसे गुहार करते हैं कि हे प्रधानमंत्री जी न्याय करो। संदीप जी, आपकी स्ट्रेटजी है या ये आपका बयान है? नहीं, मैं आस्था रखता हूं अपने लोकतंत्र के मंदिर में, मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है साहब। मैं अपने लोकतंत्र कैसी बात कर रहे हैं आप? गुहार करेंगे 6 करोड़ लोग पीएम को, क्यों? हमारा लोकतंत्र का ये फर्ज है नहीं साहब, है हमारा लोकतंत्र का। मेरी आस्था ऐसी है। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, इत्तेफाक करने इस मुद्दे पे हम और संदीप मिश्रा जी का विचार एकदम अलग अलग है। मैं बोलूंगा 132 करोड़ लोगों की तरफ से बोलता हूं, लोग माने या ना माने। तुम्हारे अंदर ही मैं जीता हूं, जो मेरे विरोधी उसकी बात कर रहा हूं। हम सबकी तरफ से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, हम तुम्हें यह आदेश देते हैं, अपनी औकात पे आ जाओ। ये तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं है। तुम हो प्रधानमंत्री, हो तो हो, स्टॉप इट, बंद करो ड्रामा ये। अगर तुम्हारे लोग कुचलेंगे जनता को तो हम चुप नहीं बैठेंगे। भले ही हम हथियार ना उठाएं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, हुंकार करेंगे, गरजेंगे, चिल्लाएंगे, पूरा नभ हमारी आवाज से गूंज उठेगा। एक दिन ये देश तुम्हें बता के डालो नहीं भैया, ये डोंट थिंक डायलॉग दे रहे हैं, डायलॉग नहीं दे रहे हैं, इतिहास बता रहा हूं, इतिहास बनेगा। एक दिन ये पूरा मुल्क बदलेगा, एक साथ पूरा मुल्क बोलेगा, बस इंतजार करो। हम सब के साथ खड़े होने जा रहे हैं। चलिए, मैं एक बात करूंगा, आलोक जी ने स्पष्ट किया है कि यहां पर मेरी और आलोक जी का विचारधारा अलग है। बिल्कुल। मैंने एक बात कही कि मेरे मुर्शिद ने, मेरे गुरु ने, मेरे पिताजी ने पहली बार किसी नायक को अच्छा कहा था और वो नायक मोदी जी ही थे, जिनकी तारीफ उन्होंने की थी कि बहुत दिनों बाद एक अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं। ये बात तो स्वयं वही बदल सकते हैं और जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक मेरी औकात क्या कि मैं कोई बात पलट दूं। एक बात और जोड़ूंगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गांधी की धरती है, यहाँ हमेशा हिंसा की पूजा हुई है, यहाँ हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया गया है और हम लोग भी शांति से, प्यार से, भाईचारे से अपनी बात हर उस जगह पहुंचाएंगे जहां से हमें न्याय की आस है, उम्मीद है। हम कभी भी हमने डेरा का एक जन कभी भी उसने हिंसा का सहारा नहीं लिया है। वो तो गाय को, बछड़े को, सड़क पर पड़े हुए लोगों को, वेश्याओं को, सबको गले लगा लेते हैं। उस रहनुमा के बच्चे कभी हिंसा करेंगे ऐसा सोच भी नहीं आता। मैं फिर से हाथ जोड़ के आलोक जी आपकी बात को कह रहा हूं कि हो सकता है मेरा आपका विचार अलग हो, न देश की न्याय व्यवस्था से, देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से आज भी हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं कि हमें न्याय दो। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया है, उन माताओं को, उन बहनों को जिनका सिंदूर पुछ गया है, उन्हें न्याय दो। वो लोग हाथ जोड़कर आपसे न्याय की गुहार करते हैं। शेर के सामने हिरण या बकरी बोले, शेर के सामने बकरी बोले हमें न्याय दो, न्याय मिलेगा आपको। संदीप मिश्रा जी, आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं बता दूं, माफी चाहता हूं मैं बोलने के लिए। सुन लीजिए, हिंदुस्तान जनता बकरी नहीं है। मैं बताऊंगा इस बात को साफ साफ, मेरी तरफ से बात बहुत साफ है। मैं किसी को हिंसा के लिए नहीं बोल रहा, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है, जनमत बनाइए, वोट दीजिए, लेकिन हर कीमत पर विरोध करिए, प्रतिकार करिए, हुंकार करिए। वक्त इसी बात का है। तो क्या अब मैं आऊंगा आशीष भाई, आशीष जी, मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे करना, मैं आपके बाद 2 कॉलर और लूंगा, उसके बाद बात खत्म करनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी स्वागत है, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए।
आपको शुभ नाम?